हेलो बच्चों, मैं सीमा आपको क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ईट मन के और अस्थियां के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, हम इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता कब अस्तित्व में आई, इसका कालखंड क्या है, ये लोग अपने जीवन का यापन किस प्रकार करते थे और ये लोग कृषि प्रौद्योगिकी तथा इनका गृह स्थापत्य किस प्रकार का था। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक थी, जिसको शहरी सभ्यता भी माना जाता था। आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसके टॉपिक हैं हड़प्पा सभ्यता का पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल। हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति प्रथम बार खोजी गई थी, उस पर पड़ा। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। इसका काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। बच्चों, आप इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। बच्चों, इसमें एक वर्ड आया है संस्कृति। संस्कृति शब्द से क्या तात्पर्य है? संस्कृति, पुराविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते हैं, जो एक विशिष्ट शैली से, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से और कालखंड से संबंधित होते हैं। ये इन पुरावस्तु में मोहरे, मन के बाट, पत्थर के फलक और ईंटें शामिल होती हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं। अब बच्चों देखो, ये जो क्षेत्र हैं वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ये भारत से बाहर के क्षेत्र हैं, और जबकि जम्मू भारत का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता है वो भारत के अलावा बाहर भी फैली थी। कुछ हमें साक्ष्य गुजरात से भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर लंबी दूरी पर व्यापार भी किया जाता था, और ये सभ्यता दूर दूर के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस सभ्यता का जो कालखंड है वो भी 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो सबसे पहले यहाँ पे खोजी गई है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं जिसके बारे में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्रोत है मृतभांड, दूसरा भौतिक अवशेष, तीसरा आभूषण, चौथा औजार, पांचवा सिक्के और छठा इमारतें, और लास्ट में मोहरे। ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसके बारे में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लिखित विवरण है, वो जो लिपि है, उसको हम अभी नहीं पढ़ पाए हैं, पुराविद नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए उसके बारे में अभी हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए इन स्रोतों के आधार पर ही हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें आपको एक मोहर दिखी है जिसको हड़प्पाई मोहर कहा जाता है। ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। इस मोहर पर जो है एक जानवर का चित्र अंकित है, और इस पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिसको हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं। ये एक हड़प्पाई मोहर है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं हम मन के बाट और फलक। इन सब का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। मनके और जो बाट और फलक हैं, बाटों का प्रयोग वो नापतोल के लिए किया करते थे। फलक का प्रयोग या तो जानवरों को मारने के लिए करते थे या फिर कृषि कार्यों के लिए फलक का प्रयोग करते थे। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन स्रोतों के द्वारा ही जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते होंगे, यानी कि वो क्या खाते थे। हड़प्पा के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से अपना उत्पाद प्राप्त करते थे, और जानवरों में मछली भी शामिल करते थे। वहाँ से हमें जले हुए अनाज के दानों और बीजों के रूप में पुराविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए हैं, जिसको पुरा वनस्पतिज्ञ भी कहा जाता है। हड़प्पा स्थलों से हमें अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल मुख्य रूप से मिले हैं, तथा हमें बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं, जबकि चावल की अपेक्षा क्रम कम पाए गए हैं।
इससे पता चलता है कि उन्हें अनाजों के रूप में पूर्ण रूप से ज्ञान था। ये लोग जानवर जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, वृषभ, इसके अलावा हड़प्पा के लोग जंगली जानवरों का भी शिकार करते थे। ये लोग मछली और पक्षियों की हड्डियों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इससे पता चलेगा हमें कि ये लोग जो है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन जो है वो प्राप्त करते थे और अपने भोजन में शामिल करते थे। बच्चों, एक हमें देखो ये पक्की मिट्टी का बना हुआ एक वृषभ मिला है, बैल का चिन्ह मिला है। इससे पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बैलों के बारे में भी जानते थे, यानी कि बैलों का प्रयोग कहीं ना कहीं खेती के लिए भी किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो जो वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी तो थे ही, लेकिन वो कृषि का भी कार्य बहुत सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे से करते होंगे। अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिले हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृण्मय मूर्ति से पता चलता है कि वृषभ के बारे में वो जानकारी मिलती है, जिसका चित्र जो हमने इससे पहली वाली स्लाइड में देखा था। काले बंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं। और इससे पता चलता है कि जो खेत में ना हल रेखाओं के जो दो समूह थे वे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जो कि दर्शाता है हमें कि दो अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती होंगी। ठीक है बच्चों, और जब वो फसल उगाते थे तो उसको काटते भी होंगे। तो जो फसलों को काटने के लिए औजारों में वो लकड़ी के हत्थों पर बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या धातु के औजारों का, इसके बारे में पूर्ण रूप से साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। कहीं कहीं पर हम लोगों को नहरों का भी अवशेष मिले हैं, जैसे कि शोतोघाई, हड़प्पा स्थल के शोतोघाई से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदाड़ो। एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदाड़ो एक पूरा स्थल है, जबकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक छोटी लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ जिसे दुर्ग कहा जाता था, और निचला शहर लेकिन बड़ा बनाया गया शहर, इसको निचला शहर कहा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में दो तरह के जो घर थे वो बनाए जाते थे। जो दुर्ग था और निचला शहर था, उन दोनों को ही दीवारों से घेरा जाता था, दीवारों से घिरे हुए होते थे, और कच्ची ईंटों के चबूतरों पर इसको बनाया जाता था। तो दोनों को ही अपना अलग अलग भागों में बांटा गया था। समझ आया बच्चों? दुर्ग को भी अलग बांटा गया था और निचले शहर को भी अलग से बांटा गया था। तो जो ये शहर बनाए जाते थे ये पूर्व नियोजन और क्रियान्वयन के साथ बनाए जाते थे, यानी कि पहले बस्तियों का आयोजन किया जाता था, पहले उनका बताया जाता था किस प्रकार वो बनाए जाएंगे, फिर उनका क्रियान्वयन होता था। ईंटों को धूप में सुखा करके और भट्टी में पकाया जाता था। इनका निश्चित अनुपात होता था। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का क्रमशः 4 गुना और 2 गुना होती थी, यानी कि ईंटों को भी अच्छी तरह वो गणितज्ञ के अनुसार बांट करके उसके बाद उसको धूप में सुखाते थे और फिर भट्टी में पका करके मकानों का निर्माण करते थे, जैसे कि हम आजकल देखते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे जैसे कि शहरों में पक्के मकान बनाए जाते थे, इसी प्रकार यहाँ पर भी अच्छे और पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते थे। ईंटों को चिपकाने के लिए अधिकतर जिप्सम का प्रयोग करते थे, जिससे कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अब हम आगे देखते हैं मोहनजोदाड़ो के जो नक्शा है, उसमें आप देखोगे कि एक तो इसमें दुर्ग है और एक इसमें निचला शहर है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये चित्र लिया है, जिसको आप वहाँ पर भी अपनी किताबों में अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे नालों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता थी नालों का निर्माण। ठीक है, वहाँ की जल निकास प्रणाली। तो सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उसके आसपास मकानों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना होता था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक होता था। यानी कि अगर हम मकानों का निर्माण करेंगे तो उसकी एक दीवार का
जब हम मकान बना रहे हैं तो उसकी एक दीवार का गली की नाली के साथ जुड़ा होना आवश्यक था, क्योंकि तभी घरों का पानी बाहर की नालियों में जाकर के मिलता था और फिर वो आगे बड़े नाले में जाकर के मिल जाता था। इससे पता चलता है कि ये लोग नालियों का निर्माण भी बड़े ध्यानपूर्वक करते थे, जिससे कि साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके और किसी तरह की गंदगी जो है वो पैदा ना हो सके। ठीक है, अब हमने नालियों का निर्माण भी पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं वहाँ के घर किस प्रकार बनाए जाते थे, जो आम जनता के घर थे। मोहनजोदाड़ो का जो निचला शहर था, आवासीय भवनों का एक उदाहरण था। इसमें क्या होता था, इसमें एक आंगन जो था वो केंद्रित था। आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र होता था। ठीक है बच्चों, और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण और रोचक पहलू था, वो था कि ये लोग एकांता में रहना पसंद करते थे, यानी कि भूमि तल की बनी दीवारों की में कोई खिड़की नहीं होती थी। ऐसे हमें वहाँ से साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार पर आंतरिक भाग में आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो पाता था, यानी कि अगर हम देखें तो हम अगर बाहर से कोई अवलोकन बाहर से कोई अंदर के आंगन का अवलोकन नहीं कर पाता था। मकानों को इस तरह बनाया जाता था। मकान का जो आंगन होता था वो पूजा का विशेष स्थल भी माना जाता था और उसमें आंगन में खाना पकाने का भी काम किया जाता था। स्त्रियां वहाँ पे कताई का भी काम करती थी। ऐसी गतिविधियों के हमें वहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। ये लोग किसी भी तरह का कोई भी बाहर से इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, इसलिए ये लोग इस तरह के अपने मकानों का निर्माण करते थे। और हर घर में ईंटों के फर्श से बना हुआ अपना एक स्नानागार होता था। ठीक है बच्चों, स्नानागार मतलब बाथरूम, जिसकी जो नालियाँ थी वो दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घर में दूसरे तल यानी कि ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। ऐसे अवशेष हमें वहाँ पे मिले हैं। कई आवासों में कुएं भी मिले हैं, जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से राहगीर जो है वो आया जाया जा सकता था और वहाँ पे विश्राम भी कर सकता था। इसके लिए राहगीरों के लिए ये विशेष सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती थी। विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कुओं की संख्या है वो लगभग 700 थी। बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे स्लाइड्स को देखते देखते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे कि गृह स्थापत्य के साथ साथ वहाँ पे कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार भी रखे थे कि किस प्रकार का गृह स्थापत्य था, किस प्रकार का नालों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से विद्वान थे। देखो, अब मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ जो कि एक आवास का एक महत्वपूर्ण समिति आरेखण है, यानी कि ये कैसे बनाया गया है। बीच में आंगन है, फिर राहगीरों के लिए बनाया गया एक कमरा भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ये उसका आवास स्थल है मोहनजोदाड़ो का। हम जिस विद्वानों की बात कर रहे थे उनमें थे एक मैके ने अपने नालियों के बारे में अपने विचार रखे हैं। उनके अनुसार आवास गली को नालियों से जोड़ा जाता था। नाले गारी से जमाई गई ईंटों से बने हुए थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था। घरों की नालियाँ पहले खोदी में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जम जाता था। पानी गली की नालियों में बह जाता था और नालियाँ शहरों तक सीमित नहीं होती थी, बल्कि छोटी बस्तियों में भी ये शामिल थी। कुछ स्थानों पर विद्वानों ने पाया है कि ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टी का प्रयोग भी किया जाता था। घर की नालियों को पहले एक होद या मल कुंड में खाली होती थी, उसमें ठोस पर जमा हो जाता था और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। और उसको जो बनाई गई थी ना चूना पत्थर की पट्टी का, उसको उठा करके पहले नालियों को साफ़ किया जाता था। नाली को साफ़ करने के बाद उसमें पानी निकलना आसानदेह हो जाता था। तो वो उसको इसलिए ढका जाता था कि किसी तरह के कोई मच्छर ना पनपे, किसी तरह की कोई गंदगी ना आए। इससे पता चलता है कि ये लोग साफ सफाई का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखते होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दुर्ग की ओर। दुर्ग क्या होते थे? दुर्ग एक ऐसी संरचना होती थी या ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य होते थे जिनका प्रयोग सार्वजनिक आयोजन के लिए किया जाता होगा, जैसे एक माल गोदाम और एक विशाला स्नानागार।
जो माल गोदाम है वो एक ऐसी विशाल संरचना थी जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष रह गए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी के बने हुए थे वो पहले नष्ट हो गए हैं। तो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार में आयताकार जलाशय है जिसके चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय को ईंट व जिप्सम के गारे से बनाया गया था। ठीक है बच्चों। और जलाशय में तल तक जाने के लिए उत्तर व दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनाई गई थी। जलाशय के किनारे ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था और उसके बाद उसको जलबद्ध किया जाता था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक बड़ा जो है कुआं भी था। ठीक है। ये बच्चों इसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि इसमें विशेष अनुष्ठानिक स्नान किए जाते होंगे। इस स्नानागार को इसलिए बनाया गया था जैसे किसी तरह की कोई पूजा पाठ। ठीक है। अब हमारा ये जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उसके अंदर आते हैं। हमारे क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, उसके निर्वाह के तरीके, जल निकासी और मैके के विचार। आप सभी ने क्वेश्चंस को कॉपी में करेंगे।